Hello plus 2 class. Today we are going to start our next topic, that is 1.3, and the name of the topic is why Zamindars defaulted on payments. इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे, हमने उसमें ये पढ़ा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सबसे पहले जब उन्होंने इंडिया में एंटर किया था तो वो बंगाल साइड से किया था और उसके एक विलेज में किया था। वहाँ जाके उन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे, प्रॉपर्टी रूल बनाना शुरू कर दिया था, प्रॉपर्टी राइट बनाना शुरू कर दिया था और रेवेन्यू फिक्स कर दिया था। और रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए जो पहले वहाँ के राजा हुआ करते थे उन्हें रेवेन्यू कलेक्टर बना दिया जाता था, जिसे ज़मींदार के नाम से जाना जाता था। लेकिन फिर भी क्या हो रहे थे, रेवेन्यू जो थे वो अनपेड रह रहे थे, जैसे हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि जो ज़मींदार थे उनके जो रेवेन्यू की पेमेंट थी वो कैसे डिफ़ॉल्ट हो जाती थी, यानी वो पे क्यों नहीं कर पाते थे, और उनकी जो एस्टेट यानी प्रॉपर्टी होती थी उसका क्यों ऑक्शन कर दिया जाता था। तो ये सारा जो आज है हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो रेवेन्यू जो फिक्स था उसको उसकी पेमेंट के लिए जो ज़मींदार थे वो फेल हो जाते थे, उसके कुछ रीज़न्स हैं। तो सबसे पहले हम ये मार्क कर लेते हैं कि ये जो टॉपिक है ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, हमारा शॉर्ट भी आ सकता है और लॉन्ग भी आ सकता है, एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा। प्लीज़ मार्क दिस टॉपिक ऑन योर बुक एंड नोटबुक। तो क्या हो रहा था, जब ये रूल बनाया गया था रेवेन्यू वाला परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जिसको कहा जाता है, उसके बाद भी क्या हो रहा था कि जो ज़मींदार थे वो रेवेन्यू को पे नहीं कर पाते थे और उनके जो अनपेड बैलेंसेस थे वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते थे, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो नीलाम कर दी जाती थी। तो इस वजह से जो थी वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो कुछ रीज़न्स हैं किस वजह से जो रेवेन्यू था वो पे नहीं कर पाते थे या इजी नहीं हो पाता था उनके लिए, वो रीज़न हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो रीज़न डिस्कस करने से पहले हम कुछ लोगों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी। हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि ये है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इन्होंने क्या लेना है, रेवेन्यू लेना है। तो रेवेन्यू को कलेक्ट करने वाले कौन थे, ज़मींदार्स। तो ये हो गए ज़मींदार्स। और ये जो ज़मींदार्स थे ये किससे रेवेन्यू लेते थे, ये उन लोगों से रेवेन्यू लेते थे जिनके पास ज़मीनें होती थी और वहाँ से वो क्या लेते थे, रेवेन्यू, यानी जो किसान हो गए। तो वहाँ पे जो किसान थे उन किसानों को क्या कहा जाता था, राइट्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था, राइट्स कहा जाता था। तो ये तीन पार्टीज हैं जो इस टॉपिक में इन्वॉल्व रहेंगी। फर्स्ट इज ईस्ट इंडिया कंपनी, सेकंड जमींदार जो कौन थे, किंग थे, या तो किंग थे या तालुकदार थे, जिसके हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस भी किया। और ये पीजेंट्स जिनके जो अपनी ज़मीन को बीज बिजाया करते थे, फिर क्रॉप हार्वेस्टिंग किया करते थे, कटिंग किया करते थे और उस क्रॉप को सेल किया करते थे, फिर उससे रिलेटेड जो टैक्स होता था वो उन्हें कंपनी को पे करना पड़ता था। तो यहाँ पे जो ज़मींदार है यानी जो किसान है, पीजेंट्स है, उन्हें क्या कहा गया है, राइट्स कहा गया। और राइट्स के अंडर काम करने वाले यानी जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं तो उन्हें भी एक पर्सन चाहिए उनकी हेल्प के लिए जो उनके अंडर रह के काम करे, तो उन्हें क्या कहा जाता है, अंडर राइट कहा जाता है। ऐसे पर्सन जो अंडर राइट हैं। तो ये कुछ लोग हैं जो इस टॉपिक में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, तो इनके मीनिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्लियर होने ज़रूरी हैं। तो राइट हो गए किसान, यहाँ मैं लिख देती हूँ पीजेंट्स। तो पीजेंट से जो टैक्स था वो कौन कलेक्ट कर रहे थे, ज़मींदार कलेक्ट कर रहे थे। और ज़मींदार को क्या करना पड़ता था, ये जो रेवेन्यू था वो किसे देना पड़ता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रेवेन्यू था वो फिक्स था, ठीक है। तो ये क्या करते थे, यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो सपोज़ करो कि इनका जो रेवेन्यू था वो 1000 था फिक्स, और इनको जो कलेक्शन हुई वो 1500 की हुई रेवेन्यू की। तो ये 1000 क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को पे कर देंगे और जो 500 बैलेंस रहेगा ये खुद अपने पास रख लेंगे। तो इस तरह का जो सिस्टम था वहाँ पे चल रहा था।
अब हम उन रीजंस की बात कर लेते हैं कि किस वजह से जो ज़मींदार थे वो डिफ़ॉल्टी होते जा रहे थे पेमेंट के लिए। तो जो फर्स्ट रीज़न रहेगा वो ये था कि जो इनिशियल डिमांड थी रेवेन्यू की, इनिशियल डिमांड जो रेवेन्यू की थी वो फिक्स थी। क्या थी? फिक्स थी और हाई थी। इनिशियल डिमांड दैट इज हाई डिमांड। ठीक है जी। तो जो इनिशियल डिमांड थी वो हाई डिमांड थी और जो एग्रीकल्चर आउटपुट आ रहा था उस टाइम पे वो लो आ रहा था। डिमांड क्या थी? हाई थी और एग्रीकल्चर आउटपुट क्या आ रहा था? लो आ रहा था, क्योंकि इतने अच्छे से वहाँ पे जो एग्रीकल्चर थी वो नहीं हो पा रही थी, टेक्नोलॉजी नहीं। लेकिन ये उम्मीद की जा रही थी कि फ्यूचर में कभी ना कभी ये जो आउटपुट है वो इंक्रीज होगी। तो डिमांड क्या थी? हाई थी, लेकिन आउटपुट क्या था? लो था। तो जैसे हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, इसकी जो डिमांड है वो हाई है और इन्होंने ज़मींदार से डिमांड की। ज़मींदार ने आगे राइट से यानी किसानों से क्या की? डिमांड की। हाई डिमांड थी दोनों, लेकिन इनका जो एग्रीकल्चर आउटपुट था वो क्या था? लो था, जिसकी वजह से ये इनको नहीं पे कर पाए और ये इनको नहीं पे कर पाए। तो यानी किसान जो थे वो ज़मींदार को टैक्स नहीं पे कर पाए और ज़मींदार जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स नहीं पे कर पाए ड्यू टू हाई डिमांड ऑफ रेवेन्यू। किस वजह से पे नहीं कर पाए? हाई डिमांड ऑफ रेवेन्यू। इस वजह से जो ज़मींदार थे वो फेलियर हो जाते थे रेवेन्यू को पे करने के लिए। तो फर्स्ट रीज़न हमारा ये रहेगा कि जो इनिशियल डिमांड थी यानी स्टार्टिंग में जो इनकी डिमांड थी रेवेन्यू की वो बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से जो राइट थे वो पेबल नहीं थे, यानी वो पे नहीं कर सकते थे, जिस वजह से ज़मींदार जो थे वो अल्टीमेटली ही ईस्ट इंडिया कंपनी को पेबल नहीं थे। तो इनका जो डिफ़ॉल्ट होने का रीज़न था वो था हाई डिमांड ऑफ रेवेन्यू इनिशियली। तो सबसे पहले जो रेवेन्यू की डिमांड की गई थी वो बहुत ज़्यादा की गई थी। अब बात करेंगे कि इन्होंने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो ये डिमांड थी वो हाई क्यों रखी। इसका रीज़न क्या था? उन्हें पता था कि एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो इतनी अच्छे से नहीं आ पा रही है, इतनी अच्छी नहीं है, इंक्रीजिंग रेट में नहीं है, तो फिर भी उन्होंने हाई डिमांड ऑफ रेवेन्यू क्यों डिमांड किया, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, हमने पहले भी बात की थी कि जो रेवेन्यू था ये फिक्स्ड था। इसकी एक ये जो फीचर है ये याद रखना है कि जो उस टाइम पे रेवेन्यू फिक्स किया गया था वो फिक्स था, यानी इनवेरिएबल था, उसे चेंज नहीं किया जा सकता था किसी भी सिचुएशन में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसलिए इसको जो था हाई रेवेन्यू पे रखा, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी कि फ्यूचर में जो एग्रीकल्चर आउटपुट होगा ना, क्या होगा? एग्रीकल्चर आउटपुट होगा वो डेफिनेटली इंक्रीजिंग रेट पे होगा। क्या होगा? इंक्रीजिंग रेट पे होगा। तो जिस वजह से वो फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली आउटपुट अर्न कर लेंगे बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में, और उनका जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट कर पाएंगे, ताकि उनका जो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इनकम सोर्स है या उनके इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न है वो ईजिली उनको अवेलेबल होती रहे। तो इस पर्पज़ से जो कंपनी थी उन्होंने हाई रेवेन्यू रखा, ये सोच के कि फ्यूचर में जो आउटपुट है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा। तो रेवेन्यू क्या था? फिक्स था, उसे चेंज नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने ऐसा रेवेन्यू रखा ताकि फ्यूचर में जब आउटपुट इंक्रीज़ हो जाए तो वो क्या कर सकें, उस रेवेन्यू को ईजिली गेन कर पाएँ और अपनी जो इनकम लेवल है उसे मेंटेन रखें। तो उन्होंने एक रेवेन्यू फिक्स कर दिया फ्यूचर को देखते हुए। ठीक है, मतलब मेन इन्होंने जो टारगेट रखा था वो ये रखा था कि एंटीसिपेटेड जो उन्हें लॉस होने वाला था, एंटीसिपेटेड जो लॉस होने वाला था, एंटीसिपेटेड लॉस ऐसा लॉस होता है जो अभी रियल में हुआ नहीं है, फ्यूचर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, फ्यूचर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये कॉमर्स की टर्म है, बहुत मज़ेदार, इसे एंटीसिपेटरी टर्म कहा जाता है। एंटीसिपेटेड लॉस मतलब ऐसा लॉस जो अभी तक रियल में हुआ नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। तो ऐसे लॉस से बचने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले ही रेवेन्यू को फिक्स कर दिया, और वो इतना फिक्स कर दिया जो उस टाइम के लिए, मतलब ये जो रेवेन्यू था वो 1790 में फिक्स किया गया, उस टाइम पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा था, लेकिन फ्यूचर के लिए रेवेन्यू इतना नहीं होगा। तो इस पर्पज़ से, क्योंकि ये फिक्स था, इसे चेंज नहीं किया जा सकता था, तो उन्होंने एंटीसिपेटरी लॉस से बचने के लिए ये जो रेवेन्यू था उसे हाई पर फिक्स कर दिया था।
आई होप आपको ये फर्स्ट रीज़न जो है वो क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से ब्रीफ में बता देती हूँ कि जो ज़मींदार थे वो डिफ़ॉल्टी इसलिए हो जाते थे पेमेंट के लिए, क्योंकि जो रेवेन्यू की पेमेंट थी स्टार्टिंग की, उसकी जो डिमांड थी, यानी जो स्टार्टिंग में रेवेन्यू फिक्स किया गया था वो हाई था, यानी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू था। क्यों रेवेन्यू को हाई फिक्स किया गया था? एंटिसिपेटेड लॉस से बचने के लिए। ये किसको होने वाला था लॉस? ये ऐसा लॉस था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को होने वाला था। क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा लगता था कि फ्यूचर में जब एग्रीकल्चर आउटपुट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, एग्रीकल्चर आउटपुट इंक्रीज़ होने लग जाएगा, तो उन्हें तो इतना कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उनका तो रेवेन्यू जो हो गया वो फिक्स हो गया, ना वो बढ़ा सकते हैं ना वो उसे घटा सकते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा रेवेन्यू फिक्स किया जो फ्यूचर में उन्हें लॉस ना लगे। तो इस वजह से उन्होंने एंटिसिपेटेड लॉस से बचने के लिए अपना रेवेन्यू फिक्स कर दिया। लेकिन ये जो रेवेन्यू था उस टाइम के लिए बहुत हाई था, जिससे राइट्स जो थे वो पेएबल नहीं हो पाते थे, और राइट्स जब पेएबल नहीं होंगे अल्टीमेटली ज़मींदार जो थे वो पेएबल नहीं होंगे, और ज़मींदार पेएबल नहीं होंगे तो वो डिफ़ॉल्टी कहला दिए जाएंगे, और डिफ़ॉल्टी होने की वजह से उनकी जो एस्टेट थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो सोल्ड हो जाएगी, यानी ऑक्शन कर दी जाएगी। तो ये था हमारा फर्स्ट रीज़न, जिसमें ये कहा गया कि जो रेवेन्यू था इनिशियली उसको बड़ी हाई डिमांड पे रखा गया था। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड रीज़न की। बहुत ही ईजी है, हमारे फर्स्ट से ही हमारा सेकंड रीज़न निकल जाता है। ये जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था ये 1790s में फिक्स किया गया था। रेवेन्यू हाई था, लेकिन एग्रीकल्चर आउटपुट उस टाइम क्या था? डिप्रेस था, डिप्रेशन में चल रहा था। आपने एक साइकिल पढ़ी होगी, बूम, डिप्रेशन, डिक्लाइन, तो इकोनॉमिक्स में ये साइकिल पढ़ी होगी आपने। तो जो रेवेन्यू था वो बूम स्टेट पे था, लेकिन एग्रीकल्चर आउटपुट जो था वो डिप्रेशन स्टेट पे था। तो एग्रीकल्चर आउटपुट से इतनी इनकम नहीं हो पाती थी, इसलिए जो रेवेन्यू था वो पेएबल नहीं हो पाता था, और ज़मींदार जो होते थे वो डिफ़ॉल्टी हो जाते थे। तो सेकंड पॉइंट हमारा बिल्कुल ही सिंपल है, जो फर्स्ट पॉइंट से ही निकल के आता है। तो 1790s में ये रेवेन्यू फिक्स किया गया था। रेवेन्यू उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लगता था, क्योंकि एग्रीकल्चर आउटपुट उस टाइम इतना नहीं होता था, या उसकी जो वैल्यू थी वो उन्हें इतनी नहीं मिल पाती थी। तो अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड रीज़न की। थर्ड रीज़न ये था कि हमें पता ही है कि जो रेवेन्यू था वो इनवेरिएबल है, यानी उसे चेंज नहीं किया जा सकता। एक तो ये प्रॉब्लम थी ही थी, एक ये सिर पे जो बोझ था वो था ही ज़मींदारों के। सेकंड ये था कि जो रेवेन्यू था ना उसे पे भी पंचुअली करना था, यानी आप उसको पे फिक्स टाइम पे ही करेंगे। अगर आप उसे फिक्स टाइम पे नहीं करेंगे तब भी आपको डिफ़ॉल्टी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो फिक्स टाइम क्या होता था? एक पर्टिकुलर डेट के सनसेट तक वेट की जाती थी। क्या की जाती थी? सनसेट तक वेट की जाती थी। मान लो आपने 19 दिसंबर अगर आपकी डेट है, तो 19 दिसंबर की शाम तक, जब तक सूरज नहीं डूब जाता तब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो रेवेन्यू की वेट करेगी। सनसेट होते ही, चाहे वो दिसंबर 19 ही चल रहा है, सनसेट हो चुका है, उसके बाद आपका जो रेवेन्यू है वो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इस तरह से जो पंक्चुअलिटी का जो ऑब्लिगेशन लगाया गया था, उस वजह से भी जो ज़मींदार थे वो काफ़ी डिफ़ॉल्टी होते जा रहे थे। क्या होते जा रहे थे? डिफ़ॉल्टी होते जा रहे थे। और इस लॉ को क्या कह दिया जाता था? सनसेट लॉ जो था वो वहाँ पर लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? पंक्चुअलिटी के लिए लगाया गया था। एक फ़िक्स टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया था रेवेन्यू को पे करने के लिए। अगर आप इस स्पेसिफिक डेट या टाइम से क्रॉस हो गए हैं, यानी आपने वो नहीं पे किया, आप लाइबल थे, आपने नहीं पे किया, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ऑक्शन कर दी जाएगी, यानी ज़मींदार खुद ही लाइबल होंगे अपनी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करवाने के लिए। ठीक है, तो ये 3 रीज़न्स थे। अब हम अपने नेक्स्ट रीज़न की तरफ चलेंगे। वो ये था कि देखो, इस रीज़न से समझने पहले ना हम एक सिचुएशन को समझ लेते हैं। जब ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम नहीं लागू किया गया था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम नहीं लागू किया गया था, तो उस टाइम जो उस एरिया पे अथॉरिटी हुआ करती थी, जिसका राज हुआ करता था, वो कौन होते थे? राजाज हुआ करते थे, जिसे आज के टाइम में या उस टाइम में क्या कहा जाता था? जमींदार्स कहा जाता था। ठीक है, तो ये क्या किया करते थे? अपने तरीके से अपनी प्रजा को कंट्रोल किया करते थे, उसे रेगुलेट किया करते थे,
और रिस्ट्रिक्शंस भी किया करते थे, अपने कॉर्ट्स भी लगाया करते थे। तो उस तरह से ये जो थे अपनी प्रजा के ऊपर रौब जमा के रखा करते थे और इन्हें बहुत ईजी भी हो जाता था रेवेन्यू को कलेक्ट करना। क्यों? क्योंकि उस टाइम सबके माइंडसेट थे कि राजा ने ही हमारा क्या करना है, पालन पोषण करना है, राजा ही हमारा क्या करेगा, उद्धार करेगा, या हम कहेंगे राजा ही हमारा टेक केयर है। तो राजा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। लेकिन जब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट कर दिया गया ना, तो इस सिस्टम ने कुछ जो है ना ज़मींदार्स की पावर्स को ख़त्म कर दिया। क्या कर दिया था? इनकी पावर को बहुत हद तक कम कर दिया था। कौन कौन सी पावर को कम कर दिया था वो डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या था, अब देखो, जब ये राजा लोग जो थे जब राज किया करते थे ब्रिटिशर्स से पहले, तो ये क्या किया करते थे, रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए अपने ट्रूप्स भेजा करते थे, यानी अपने सबॉर्डिनेट्स भेजा करते थे, जिसे जमींदार ट्रूप्स का। राजा खुद तो एक एक के घर नहीं जाएगा ना कलेक्शन करने के लिए, तो ये अपने ट्रूप्स को क्या कर देते थे, भेज दिया करते थे। तो ये जो ट्रूप्स वाला सिस्टम है ना, ये भी क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? बैन कर दिया था। और सेकंड, जो इनकी कस्टम ड्यूटीज़ लगाया करते थे, उसे भी अबोलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया था। और जैसे हमें पता है कि राजा का दरबार लगता था, जिसे हम कोर्ट के नाम से जानते हैं, जिसे कचहरीज भी कहा जाता है। तो राजा के कचहरी में पहले राजा जो होता था वो बॉसी नेचर का होता था, लेकिन अब ये जो कचहरियाँ या कोर्ट लगती थी, किसकी सुपरविज़न में लगती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक बंदा बैठा करता था, उसकी सुपरविज़न में ये कोर्ट वगैरह लगा करती थी। यानी जो मेनली राजा के ऊपर भी क्या आ गया था, एक सुपीरियर आ गया था उस कोर्ट के अंदर, जिस वजह से जो राजा की इम्पोर्टेंस थी वो वहाँ पर कम होती गई थी। और उस वजह से जो ज़मींदार यानी राजास थे, उनकी इतनी वैल्यू नहीं करते थे राइट लोग। कभी वो डेलिब्रेटली क्या किया करते थे, रेवेन्यू को पे नहीं किया करते थे, या फिर कई बार वो पेबल ही नहीं होते थे। तो इस वजह से ज़मींदार जो होते थे वो बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्टी डिक्लेयर किए जाने लगे। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से जो ज़मींदार थे वो डिफ़ॉल्टी होते जा रहे थे। अब एक और किस्सा भी है हमारी बुक के अंदर। वो किस्सा क्या है? कहता है कि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि कई बार जो राइट्स थे वो पेबल नहीं होते थे, और कई बार वो डेलिब्रेटली पे नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? देखो, अब ये जो राइट्स हैं, ये ज़रूरी तो नहीं है कि ना सारे के सारे पुअर राइट्स होंगे, इनमें कुछ रिच राइट्स भी होंगे, बहुत बड़े बड़े किसान भी होंगे, अमीर किसान भी होंगे, जिन्हें बाद में क्या कह दिया गया था, जोतदार्स कह दिया गया था। क्या कह दिया गया था? जोतदार्स कह दिया गया था, या इन्हें मंडल्स भी कहा जाता है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जोतदार्स और मंडल्स के लिए कहा गया, रिच राइट्स को कहा गया था। अब ये जो रिच राइट्स थे ये कहाँ के थे? विलेज के थे। लेकिन ये जो जमींदार्स थे ये कहाँ थे? ये अपने पैलेस के होंगे, या फिर ये गांव के अंदर तो नहीं रहते होंगे। ऑब्वियसली राजा गांव के अंदर तो नहीं रहता, ये अपना किले में रहेगा, या ये सिटीज़ में रहेंगे। ठीक, तो ज़मींदार क्या हो गए? सिटीज़ में रहेंगे। लेकिन रिच राइट्स क्या थे? विलेज में रहते थे। तो अब ये राइट्स हो गए जो खुद भी कहाँ रहते थे? विलेज में रहते थे। तो राइट्स के क्लोज कौन हो गए? रिच राइट्स हो गए। लेकिन ज़मींदार से इनका जो डिस्टेंस था वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू रिच राइट्स। तो रिच राइट्स को बहुत ईजी हो जाता था इन राइट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। क्यों? क्योंकि रिच राइट्स क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि इनके ऊपर दबदबा या इनके ऊपर जो अथॉरिटी है वो किसकी रहे? हमारी रहे, ज़मींदार्स की ना रहे। तो ये इनको क्या करते थे? इन्फ्लुएंस कर देते थे। और ये कई बार क्या करते थे? जानबूझ के जो राइट्स थे वो ज़मींदार को टैक्स या रेवेन्यू पे ही नहीं करते थे। टैक्स या रेवेन्यू पे नहीं करते थे। लेकिन ज़मींदार के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का डंडा हुआ करता था। उन्हें तो क्या करना पड़ता था? एक पर्टिकुलर टाइम पे रेवेन्यू को पे करना पड़ता था, चाहे उन्होंने कलेक्ट किया है या नहीं। लेकिन ये क्या हो जाते थे? डिफ़ॉल्टी हो जाते थे। और जिस वजह से ये क्या कर देते थे, मतलब इनकी जो एस्टेट थी वो ऑक्शन कर दी जाती थी। इस वजह से जो था रेवेन्यू ज़मींदार जो थे वो पे नहीं कर पाते थे। अब बात आती है कि ये सारे पार्टीज स्ट्रॉन्ग हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रॉन्ग हो गई, रिच राइट्स स्ट्रॉन्ग हो गए, राइट्स भी स्ट्रॉन्ग हो गए, जमींदार जो थे वो फुद्दू के फुद्दू ही रह गए, मतलब उनके पास कोई पावर ही नहीं थी। तो
तो हम यहाँ बात कर लेते हैं जमींदार के पास भी क्या थी, पावर थी। वो क्या कर सकते थे, राइट्स के या रिच राइट्स के अगेंस्ट क्या कर सकते थे, स्यू कर सकते थे। स्यू मीन्स केस, ये भी क्या कर सकते थे, केस कर सकते थे। लेकिन जैसे आज भी आपको पता है कि हमारी जो जुडिशियल अथॉरिटी है या जुडिशियल एजेंसीज हैं वो केसेस में उलझती रहती हैं, कोई भी केस इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होता। उस टाइम पे भी यही हाल था, केस जो थे वो डेट पर ही पेंडिंग रह जाते थे उस टाइम पीरियड में। यानी ये 1790s के टाइम पीरियड में, एक सर्वे आपकी बुक में दिया हुआ है, 1798 में भी जो केसेस थे वो वहाँ पर 30,000 जो केसेस थे वो पेंडिंग थे। अगर ये जमींदार केस कर लेता है तो ये 30,000 वन केस हो गया, और ये भी इन केसेस की तरह लटकता ही रहेगा, पेंडिंग ही होता रहेगा, और पता नहीं कब जाके इनका डिसीजन होगा और सॉर्ट आउट होगा। तो इस वजह से ये जो जमींदार थे वो फेलियर होते जा रहे थे ड्यू टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ड्यू टू रिच राइट्स एंड ड्यू टू सम राइट्स। तो यह था आपका टॉपिक, आई होप आपको समझ आ गई होगी। कल जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें जोतदार्स का राइज देखेंगे, मतलब जो जमींदार थे वो फेलियर हो गए, फिर किसके अंडर जो थे वो राइट्स काम करने लग गए थे, और कैसे जोतदार्स की जो वैल्यू थी या इम्पोर्टेंस थी वो इंक्रीज होने लग गई थी। तो कल हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम जमींदार रजिस्टर का टॉपिक भी करेंगे, और 5th रिपोर्ट यानी जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसको कंप्लीट कर देंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। After discussing this topic, if you have any doubt, please let me know. Otherwise, don't forget to do your work timely and don't forget to pray for everyone. See you in next video. Till then, take care. Thank you.